हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग यार। पढ़ाई कैसे चल रही है आप सबकी। आई होप तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं तो मैं आ गया हूँ, ठीक है। मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है, सब पढ़ा दूंगा तुम्हें। तो मेरा नाम है मुकुल और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। हार्डली 20-25 मिनट लगेंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें कॉपी और पेन निकालने हैं और जो जो मैं लिखता रहूंगा ना आगे, लाइक उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम भी नोट करते रहना, ताकि तुम्हें बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। तुम्हारे पास एक नोट्स हो, हार्डली 1-1.5 पेज में तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो चलो हेडिंग डाल दो यार ऊपर वर्क की। अब मुझे बताओ वर्क होता क्या है। अभी तक तुमने डेफिनेशन वगैरह तो पढ़ ही ली होगी वर्क की, और नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही बताऊंगा सारा, ठीक है। अब वर्क क्या होता है देखो, रियल लाइफ में तो हम काम करते हैं, कुछ भी काम कर लें, पढ़ लें, खाना बना ले, चाय बना ले, ऊपर छत से कपड़े ले आए, कुछ भी काम कर लें, वो सब वर्क होता है। फिजिक्स में हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मतलब क्यों पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है भाई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने उस पर कुछ फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर कहीं और चले गया, ठीक है। यहाँ चले गया, देखो मैंने पॉइंट ए पे फोर्स लगाया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए पे। अब देखो ये पॉइंट ए यहाँ से लेके यहाँ मूव हो गया। सो हम क्या बोलेंगे कि हमने कुछ वर्क करा है, ठीक है। कुछ काम ही तो करा ना, इसे यहाँ से उठा के यहाँ ले आए इस बॉडी को, ठीक है। चलो अब इसी को हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। पहली डेफिनेशन है तुम्हारी, इसे नोट कर देना। वर्क क्या होता है, वर्क ये होता है कि वेन जब भी हम वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया वो पॉइंट डिस्प्लेस हो जाए, वर्क इज सेड टू बी डन, टू बी डन, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ ये क्यों नहीं बोला कि फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चले जाए तब मैं वर्क डन बोलूं। मैंने ये स्पेसिफिकली ये क्यों यहाँ पे नोट कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो पॉइंट मूव करे, बाकी ऑब्जेक्ट मूव करे अपनी जगह से डिस्प्लेस हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मैंने इसलिए बोला ना क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, वर्क डन भी करते हैं, ठीक है, बट वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता। कैसे, देखो ये तो तुम्हें पता होगा कि जब तुम कुछ काम करते हो तो तुम्हारी एनर्जी लॉस होती है, मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है वर्क में, क्योंकि एनर्जी बना तो सकते हैं नहीं हम ना, एनर्जी ना बन सकती है ना, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम काम करते हैं हमारी एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब तुम मेले में गए होगे, तुमने देखा होगा एक ऐसा वाला झूला होता है जिसमें ऐसे लोग बैठे रहते हैं, यहाँ पे भी बैठे रहते हैं लोग, तो नहीं बच्चे, बच्चों वाला, जिससे अंकल जी जो है ना हमारे, एक अंकल होते हैं, वो अपने ऐसे हाथों से ऐसे करते हैं, हाथों से झुलाते हैं उन्हें, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थक जाते हैं, ठीक है। अब तुम ये डेफिनेशन पढ़ के गए वर्क की कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिस्प्लेस होती है, फिर उससे वर्क डन होता है। तो तुम क्या बोलोगे यहाँ के अंकल के पास, तुम आ गए यहाँ पे, जो भी तुम्हारा नाम है, मोनू, सोनू, रिया, प्रिया, जो भी नाम है, तुम यहाँ आए, तुम यहाँ से अंकल से पूछोगे, बोलोगे कि अंकल कितने रुपए का है, वो बोलेगा भाई 100 रुपए। तुम यहाँ बोलोगे अंकल किस बात के 100 रुपए, तुम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। बेटा ये अंकल पता है क्या, ये स्माइल कर रहे होंगे ना अभी, इनका मुंह ऐसे हो जाएगा ऐसे, और ये आगे तुम्हें एक चमाट मारेंगे। अब ये तो तुम्हें थप्पड़ पड़ गया, क्यों थप्पड़ पड़ा, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बॉडी डिस्प्लेस हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो पॉइंट डिस्प्लेस होना चाहिए। तो उन अंकल ने बोला देख बेटा, मैं फोर्स इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, मैंने ऐसे फोर्स लगा के पॉइंट छोड़ा, ये झूला आगे गया, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आ गया, ए पे मैंने फोर्स लगाया, ये पॉइंट अब ए यहाँ पहुंच गया, देख।
अब पॉइंट ए यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, डिस्प्लेस हुआ ना कुछ, तो भाई मैंने वर्क करा है भाई, मेरे को इतनी थक लग रही है बेचारे धूप में, तब तुम जाना और अंकल को एक पानी की बोतल देके आ जाना, ये बेचारे कितना काम कर रहा है ना। तो देखो वर्क की डेफिनेशन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जरूर मेंशन कर देना, वरना तुम्हारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, कोई सन की टीचर आ गया ना तुम्हारा नंबर काट लेगा, क्योंकि हमेशा बॉडी या ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करता है, ठीक है। अब जब तुम घर पे काम करते हो उसमें वर्क डन कैसे करते हो, जैसे सपोज तुम छत से कपड़े नीचे लेके आ रहे हो, तो तुम क्या करते हो, तुम जाते हो ऊपर छत में, कपड़ों को उठाते हो और उन्हें लेके नीचे आ जाते हो। तो क्या कर रहे हो तुम, कपड़ों को वहां से उठा के लेके नीचे आ रहे हो ना, कपड़ों को छत से अपने रूम में नीचे तक डिस्प्लेस कर रहे हो, तो वर्क डन होता है। अब वर्क हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन देखो वर्क डन हमारे दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक तो हमारे फोर्स पे कि हम कितना फोर्स लगाएंगे, और दूसरा किस पे, हमारे डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में। तो हम वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क डन हमारा इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह हम पैरेलल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, हम पैरेलल डिस्प्लेसमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ इस साइड, तो ये फोर्स क्या चाहता है, ये फोर्स चाहता है ऑब्जेक्ट इस साइड मूव हो। अब बाय चांस ऑब्जेक्ट नीचे चले गया या ऊपर चले गया, ये फोर्स तो नहीं ले गया ना, काम इस फोर्स ने तो नहीं करा, ऊपर जाने के लिए कोई दूसरा फोर्स लगा होगा ना, वो उसका वर्क डन होगा। इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कराया, कितना ऑब्जेक्ट मूव कराया, उसी हिसाब से इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ना। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे चले जाए या ऊपर चले जाए या दाएं बाएं कहीं भी कोई और खींच के ले जाए, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है इस फोर्स का। इस फोर्स का लेना देना किस चीज से, कि ये ऑब्जेक्ट को इस साइड कितना लेके जाएगा, इस साइड। अब ऑब्जेक्ट से ऊपर चले गया, भाई इसको नहीं पता ना कौन ऊपर लेके गया, ये तो इसे यहाँ लेके जा रहा है। तो जब भी हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो हम फोर्स इनटू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ इस केस में, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अब दे देता हूं मैं तुम्हें 10 न्यूटन। वर्क ये डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा 5 मीटर का, 5 मीटर का इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मुझे यहाँ पे वर्क की वैल्यू बताओ, वर्क डन कितना हुआ, कितना होगा बताओ। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट पता है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, बॉडी का नहीं है, ठीक है। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो सीधा सीधा जा रहा है, जितना बॉडी मूव कर रही है उतना ही हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यूज कर रहा है, ठीक, उतना ही हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है। और जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तुम्हारे एग्जाम वगैरह में, उसमें भी तुम्हारी बॉडी जितना डिस्प्लेस करेगी उतना ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस करेगा। सिर्फ एक केस में नहीं करेगा, अगर तुम्हें सर्कुलर मोशन में वर्क डन कैलकुलेट करना हो वहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बाकी जो अगर लीनियर मोशन के होंगे ना, तो उनमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी हमेशा बराबर रहता है। चलो सो फोर्स क्या हो गया हमारा, फोर्स क्या हो गया बताओ यहाँ पे, 10 न्यूटन, 10 यूटन। और पैरेलल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो रहा है 5 मीटर, और पैरेलल ही है, फोर्स जिस साइड है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे कितना आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 50 न्यूटन, ठीक है। और मैंने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वाले जो बात बताई ना, वो सिर्फ डेफिनेशन तक ही सीमित है। तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे रोटेशन के क्वेश्चन तुम्हारे लिए वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। तो जितना तुम्हारी बॉडी मूव करेगी, जितना डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दे रखा होगा, सीधा का सीधा वही उठा के डाल देना, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हारे आगे फर्दर बड़ी क्लासेस में काम आएगा, मैंने बता दिया है बस, ठीक है। चलो अब इसमें तो तुमने वर्क डन कैलकुलेट कर दिया, और क्वेश्चन भी करना है ना, सिर्फ एक ही क्यों करना है, और भी करना है। तो ये तो हो गया, इसे मिटा देता हूँ। क्या चल रहा था हमारा, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें क्या हो रहा है,
ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे तुम फोर्स लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो तुम, 20 न्यूटन का लगा रहे हो, ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा 10 मीटर का, ठीक है। अब मुझे बताओ वर्क डन कितना होगा, बताओ वर्क डन कितना होगा, बताओ। यहाँ के लिए तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज होगा यार, वर्क डन फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो वर्क डन इनटू पैरेलल इक्वल टू फोर्स इनटू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट बताया ना मैंने, डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। तुम्हारी सेलिना में अलग अलग फॉर्मूला दे रखे होंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला बता रखा वर्क डन इक्वल टू एफएस कॉस थीटा, फिर इसको दो तरीके से डिराइव करा हुआ। कॉन्सेप्ट सबका यही है, फोर्स इनटू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट इनटू पैरेलल फोर्स। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि दोनों चीज पैरेलल होनी चाहिए। देखो जिस साइड मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी साइड ऑब्जेक्ट मूव होना चाहिए, तभी मैं उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल पाऊंगा, ठीक है। या जिस साइड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फोर्स भी उस साइड हो, एक ही बात है ना यार। चाहे कान में तुम्हें ऐसे पकड़ के दिखाऊं या मैं तुम्हें ऐसे पकड़ के दिखाऊं, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा फोर्स इनटू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। ये फोर्स तो ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा है। अब इसको दो तरीके से कर सकता हूं मैं, फोर्स इनटू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट या पैरेलल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं ना छेड़ूं, डिस्प्लेसमेंट में ऐसे ही छोड़ दूं, डिस्प्लेसमेंट को मैं छेड़ूं ही ना, है ना। तो मैं इस वाले सिनेरियो से तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं। और वो जो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, एफ एस कॉस थीटा, वो भी यहीं से डिराइव होगा, ठीक है, यहीं से आएगा। अब देखो वेक्टर है फोर्स हमारा, वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं बताओ। वेक्टर के पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है और कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है, उसे हम डिफाइन करते हैं ऐसे एरो से। अब देखो जो ये एरो होता है ना, ये इसकी प्रॉपर डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन। और जो एरो की लेंथ होती है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है कि वैल्यू कितनी है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो फोर्स हमारा वेक्टर है 20 न्यूटन का है, तो ये जो लेंथ है ना, ये भी 20 न्यूटन के बराबर होगी। मतलब ऐसा स्केल में लेंगे तो लेंथ इसकी 20 है और डायरेक्शन इसकी इधर है, ठीक है, ये फोर्स वेक्टर है, ओके। अब किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक पैरेलल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि देखो वेक्टर क्या बताता है, किसी 3D स्पेस में या 2D स्पेस में एक पॉइंट ही तो बता रहा है ना कि यहाँ से इस पॉइंट तक फोर्स लग रहा है। तो इस पॉइंट को मैं चाहे यहाँ से पहुंचूं, चाहे मैं ऐसे करके और फिर ऊपर जाऊं, यहाँ पहुंचूं, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहां से भी इस पॉइंट पे गया, यहां से भी इस पॉइंट पे गया, ये क्या बना, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब ट्राइंगल बन गया तो ये भी कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू ही होगी, ये भी कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू होगी। तो जो ये वाली वैल्यू है ना, जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल फोर्स, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और देखो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, वो इधर ही लग रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों फोर्स, एक फोर्स इसका ऐसा लग रहा होगा, एक फोर्स इसका ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तभी जाके फोर्स इनका कुछ ना कुछ बीच में आया होगा। मैंने बस इसको उठा के यहाँ पे रख दिया ताकि मेरा जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखो मेरा ट्राइंगल कैसे बन गया, ये मेरा ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे मेरा 60 डिग्री है, ये लेंथ मेरी 20 मीटर है। मुझे क्या चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए जो कि हमारी पैरेलल फोर्स, पैरेलल फोर्स। अब यहाँ देखो, यहाँ हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टैन। साइन कॉस टैन का तुम्हें फॉर्मूला पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, PBPHHP। अब मुझे क्या चाहिए, देखो इसमें ये क्या है हमारा, हाइपोटेनियस, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा बेस। अब मुझे बेस चाहिए, मुझे हाइपोटेनियस पता है और मुझे एंगल पता है, ठीक है।
सो मैं कौन सा यूज करूंगा, देखो मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बेस, वो सॉरी सिर्फ बेस चाहिए, और मुझे क्या पता है, हाइपोटेन्यूज और एंगल पता है। तो मैं कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढूंगा जिसमें मेरा बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों आ जाए। इसमें आ रहा है बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा है, ये मैं यूज नहीं करूंगा। इसमें परपेंडिकुलर बेस आ रहा है, हाइपोटेन्यूज नहीं आ रहा है, ये भी मैं यूज नहीं करूंगा। ये वाला है भाई जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों आ रहे हैं, तो मैं ये यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अभी के लिए मैं वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं 20 मीटर को क्या मान रहा हूँ कि मेरी फोर्स की वैल्यू है, ठीक है, एफ लूंगा, मैं से वेरिएबल लूंगा। तो मेरा, और मैं थीटा को भी 16 ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही ले रहा हूँ ताकि तुम्हें वो तुम्हारी डेरिवेशन पूरी हो जाए। तो cos थीटा इक्वल टू बेस क्या है हमारा, पैरेलल फोर्स अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, फोर्स। तो पैरेलल फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ cos थीटा। यहीं से क्या आया, ये वाला फॉर्मूला देखो, वर्क डन क्या था, पैरेलल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पैरेलल फोर्स क्या है हमारा, एफ cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, एस, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिफाइन करते हैं, तो ये से क्या आ गया, एफ एस cos थीटा। अब इतना तामझाम करा मैंने तुम्हें डेरिवेशन बताने के लिए, सीखनी है वेल एंड गुड, नहीं सीखनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर क्वेश्चन आ गया तब तो इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हें सिर्फ पास होना है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर तुम्हें सब कुछ समझना है, तुम्हें बाद में भी साइंस लेनी है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो यही हमारा फॉर्मूला डिराइव होकर क्या आया, एफ एस cos थीटा। अब यहाँ पे मुझे वर्क डन निकालना होगा, तो क्या करूंगा मैं, ये सब मिटाता हूँ, अभी सब इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता तो चल गया है ना फॉर्मूला क्या है मेरा, ये भी मिटा दो सब। अब मैं निकालूंगा सीधा एफ एस cos थीटा से। फोर्स कितना है मेरा, एफ कितना है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा 10 मीटर, और cos में थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री। तो 20 इंटू 10 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कितना आ गया है 100, आंसर आया, ठीक है। ओके बेटा, और इसकी यूनिट क्या होती है वर्क डन की, वो भी देख लो। अब यूनिट पे आ जाते हैं, यूनिट वर्क डन की क्या होती है, जूल होती है एसआई यूनिट में, ठीक है, एसआई में, और अर्ग होती है सीजीएस में, ठीक है। एसआई यूनिट में वर्क की क्या बोलते हैं, यूनिट होती है जूल, और सीजीएस यूनिट में वर्क की यूनिट होती है अर्ग, ठीक है बेटा। अब इनका रिलेशन क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। और यहाँ पे तुम्हारा एक और मन में डाउट आना चाहिए, क्या डाउट होना चाहिए, ये कितना है जूल की ना। देखो वर्क डन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, पहले डिस्प्लेसमेंट वही मान लो, ठीक है। अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर। मैं वर्क डन को न्यूटन मीटर में कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा हूँ, बताओ बताओ। मैं वर्क डन को न्यूटन मीटर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूटन मीटर मैंने टॉक को बोला था, अब दो लोगों का सेम नाम तो कर नहीं सकता ना मैं, फिजिक्स है ये, कंफ्यूजन होगी, इसीलिए हमने नई यूनिट बनाई जिसका नाम था जूल। ओके बेटा, चलो अब एक और बात, जो वर्क है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, बट हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है। तो ऐसा क्या हो गया कि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज से बनके जो क्वांटिटी हमारी निकल रही है, मतलब वर्क किस सॉरी वर्क किससे बन रहा है हमारा हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से बन रहा है, दोनों वेक्टर्स हैं। तो हमारा वर्क डन वेक्टर क्यों नहीं हुआ, देखो हमारा वर्क डन वेक्टर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं एक तो हम उसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं जिसमें जो क्वांटिटी निकलती है ना वो भी वेक्टर निकलती है, एक होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट जिसमें जो क्वांटिटी निकलती है वो स्केलर होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलता है। तो जो एफ एस cos थीटा है ना, जो cos थीटा वाली प्रोडक्ट होता है वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है, या उसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो वर्क डन है ना वो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दैट इज अवर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो ये चीजें तुम्हें समझ में अभी नहीं आएंगी, ये चीजें बस तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ इन चीजों के बारे में। ये नहीं है तुम अब जाके हर चीज समझ लग जाओ क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है स्केलर प्रोडक्ट, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वेक्टर प्रोडक्ट,
वेक्टर्स की जो मैथमेटिक्स होती है, लाइक बहुत सारी चीज़ होती है, ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, और क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास अभी सिलेबस में नहीं है, तो तुम्हें बस जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना पढ़ना चाहिए। अब देखो मैं तुम्हें इतना क्यों बता रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ कि बस तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बता दिया उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम पहले की जो तुम और लोगों की वीडियोस देखी उन्होंने बहुत बेसिक पढ़ा रखा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक वही चीज़ें पूछी जाती थी। अब देखो वर्ग इक्वल टू एफ डॉट एस, इसका तुम्हें न्यूमेरिकल तुम्हारे सलीना के पीछे मिल जाएगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल नहीं सॉरी एमसीक्यूज। अब क्वेश्चन पेपर में आ गया तुम्हारे स्केलर प्रोडक्ट का एमसीक्यू, तुम क्या कर लोगे बताओ? तुमने तो बेसिक पढ़ा है ना एक दिन पहले पेपर के, इसीलिए ऐसे नहीं होगा। जो मैंने तुम्हें डेरिवेशन भी बताई है पूरा यहाँ पे वेक्टर बना के, ये सब चीज़ें मैं चाहता तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला बता के क्वेश्चन सॉल्व करवा देता, बट मैंने ये इसलिए बताया कि अगर डेरिवेशन बाय चांस पूछ ली तो तुम्हें आती हो, ठीक है। टॉपर बनने आया हो ना भयंकर, सिर्फ पास होने तो आए नहीं हो। सिर्फ पास होने आना है तो भाई एग्जाम से 2-4 दिन पहले 10 दिन पहले वीडियो डाल दूंगा, उससे तुम सिर्फ पास हो जाओगे, ठीक है। तो हमने वर्क की स्केलर क्वांटिटी वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में बात कर लिया। अब हम वर्क पे ही और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं 3-4, उसके बाद हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एक क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, खत्म, ठीक है। अब हमारा वर्क डन क्या है, एफ एस कॉस थीटा। अब इसका तीन अलग अलग न्यूमेरिकल्स दूंगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, तुम्हारे पापा राशन लेके आए घर में, बहुत बड़ा राशन का कट्टा है 100 किलो का, 50 किलो का आटे का कट्टा है, ठीक है। तुम बेचारे छोटे से बच्चे हो, तुमने इस पे फोर्स लगाया, जितनी जानती सारी लगा दी, जितनी जानती सारी लगा दी, ठीक है। तुमने लगा दी जितना भी फोर्स लगाया तुमने लगा दिया, इसमें 50 न्यूटन का फोर्स बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। 50 न्यूटन में फोर्स लगाया, बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डू नॉट मूव ही नहीं करा वो। अब बताओ मुझे वर्क डन कितना होगा? अब तुम बोलोगे सर पागल हो क्या, ऐसे न्यूमेरिकल कराओगे हमें, हैं? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क डन भी जीरो होना चाहिए। मतलब हाँ भाई बिल्कुल सही है, वर्क डन जीरो होना चाहिए। तो भाई सर करा क्यों रहे हो? इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बताना जरूरी है ना, है ना। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ बताना वर्क कैसे जीरो हुआ, वर्क डन इस पर जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई, ठीक है। ये वर्क डन जीरो करने का एक मेथड है, ठीक है। मैं तुम्हें अब मेथड्स बता रहा हूँ कि कैसे कैसे तुम वर्क डन करा सकते हो। तुम्हें क्वेश्चन पूछ लेगा कि कंडीशंस, स्टेट द कंडीशन व्हेन वर्क डन इज जीरो। तो पहली कंडीशन क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। पहली कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन बराबर जीरो, इसके हैं ये केसेस, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इसमें वर्क डन निकालो। तुमने देखा होगा जब तुम ट्रेन वगैरह में जाते हो, रेल कार्ड्स में जाते हो, मतलब रेलवे स्टेशन में जाते हो, तुम्हारा सामान उठाने के लिए बहुत सारा सामान रहता है। एक अंकल होते हैं कूली अंकल, वो क्या करते हैं, अपने सर पे सामान उठाते हैं। ये तुम्हारा बैग है, इस पे लगा रहे हैं वो कुछ फोर्स, मैं बताता हूँ अभी कितने का लगा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। सपोज तुमने मान लो 100 मीटर लेके गए वो, ठीक है। बैग है ये, इसमें ये फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का। बैग को उठाने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अब मुझे बताओ कि इसमें हमारा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बताओ, जल्दी बताओ कितना होगा। वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स कितना है 100 न्यूटन, तो कितना हो गया 100 इंटू 100, 10,000 ओ जूल, 10,000 जूल वर्क करा अंकल ने हमारे। बताओ कितना करा? आप जीतते हैं 100 करोड़। बिल्कुल नहीं, गलत आंसर है भाई। वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, या पैरेलल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ फोर्स अंकल, जब मैं तो किसी सामान को उठा के अपने सर पे रखूंगा तो मैं उसे आगे धक्का दे रहा हूँ अपने सर से, या मैं उसे ऊपर उठा रहा हूँ? किधर उठा रहा हूँ? ऊपर उठा रहा हूँ। फोर्स मेरा ऊपर है, कुछ ना कुछ एंगल है दोनों के बीच में, ठीक है।
तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, या तो मैं इसका इधर कंपोनेंट निकाल के सब करूं, वो सब नहीं करना, मैं हमें सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना न्यूमेरिकल में। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना है हमारा 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 100 मीटर, कॉस कितना है हमारा, एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। भाई कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे वर्किंग कितना आ गया 0। ठीक है, सो दूसरा केस है वर्क डन 0 करने का, कि हमारा एक तो हमारा ये मिटा देता थोड़ा सा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 90 डिग्री। अब देखो हम फोर्स का कंपोनेंट निकाल रहे थे, बट इस केस में फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका कुछ कंपोनेंट नीचे क्यों नहीं आया, इसका कुछ कंपोनेंट नीचे इसलिए नहीं आया ना भाई, क्योंकि जो हमारी 90 डिग्री वाली एक्सेस होती है ना, जैसे ये हो गई 90 डिग्री एक्सेस, यहाँ पे बीच में 90 डिग्री है, इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सेस, मतलब जो एक्स में है उसका कोई लेना देना नहीं है जो वाई में होता है। इसीलिए मैथ्स में जो भी तुम ग्राफ वगैरह बनाते हो उसमें जितनी भी एक्सेस होती है सारी परपेंडिकुलर होती हैं, यही रीजन है, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कुछ लेना देना नहीं होता। तभी तुम जब पॉइंट लगाते हो ना, तो तुम पहले एक्स को इधर ढूंढते हो, फिर वाई को ढूंढते हो, एक्स वाई में पॉइंट रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ओके चलो, वर्क डन के तुम्हें दोनों केसेस बता दिए मैंने, जब जब 0 होता है। एक क्वेश्चन और देख लो, तुमने हाथ में धागा है, धागा लिया, उसके आगे कुछ बांध दिया, ठीक है, बॉल बांध दिया, तुम ऐसे से घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे से घुमा रहे हो, ये पॉइंट है तुम्हारे पास, तुम इसे, ये धागा है, तुम इसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ ए बी, धागा घुमा के तुम यहाँ से यहाँ ले आए, डिस्प्ले ओ सॉरी वर्क डन फ्रॉम ए टू ए, यानी कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल में वर्क डन कितना हुआ बताओ। देखो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा, ए पॉइंट से स्टार्ट करा था, पूरा घूम घाम के ए पे वापस आ गया, ए पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, वर्क डन कितना हो गया 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। ऐसे जब तुम सुबह घर से निकलते हो, बहुत सारा काम करते हो, ठीक है, स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, खेलते हो, कूदते हो, सब कुछ करते हो, बट तुम जब वापस घर में आते हो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0, क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वर्क डन हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये बात तुम्हें नहीं पता थी, मैं बता देता हूँ। वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो तुम जब स्कूल से घर वापस आए, तुमने पूरा दिनचर्या करा, तो तुमने कुछ पॉजिटिव वर्क डन करा होगा, कुछ नेगेटिव, कुछ अच्छे काम करे होंगे, कुछ बुरे काम करे होंगे, तो उन दोनों का समीशन जब होगा, दोनों को जोड़ के देखा जाएगा, तो वो हमेशा 0 निकलेगा, ठीक है। अभी हम मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। पहले तुम दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, वर्क डन फ्रॉम A to B, बताओ भाई, वर्क डन फ्रॉम A to B। देखो हमने A से स्टार्ट करा, हम यहाँ गए, डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब मैंने वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा क्यों लगाया, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल है इसके और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। फोर्स क्योंकि हमेशा किधर लगता है, अंदर की तरफ लगता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में हमेशा अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। तो अब निकालो, फोर्स की कुछ वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट की कुछ वैल्यू होगी, वो तो बात की बात है, पहले हम निकालते हैं थीटा कितना होगा। देखो सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या होता है, यहाँ पे सेम एंगल रहता है, हमेशा सेम एंगल रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का हमेशा सेम। क्या एंगल होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा तुमने, एंगल होता है 90 डिग्री। अब यहाँ भी 90 डिग्री है, तो वर्क डन कितना हो गया हमारा 0, cos 90 की वैल्यू 0 जाती है, तो टोटल वर्क डन भी हमारा 0 हो गया। चलो अच्छी बात है। वर्क डन पॉजिटिव देखते हैं अब कब होगा, ये वाला केस जो तुमने भी करा था,
20 न्यूटन का फोर्स, 60 डिग्री, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कितना वर्क डन आया था हमारा 100 जूल। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी अक्यूट। सो जब भी हमारा एंगल अक्यूट होगा तो हमारा जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। लिख लो ये कि फॉर अक्यूट एंगल वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अक्यूट एंगल होगा। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होगा, ये देखो ये कुछ मास है 100 किलो का, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तुमने सोचा तुम बहुत बाहुबली हो, तुमने क्या करा, यहाँ पे अपनी तरफ से खींचना शुरू करा, तुम खींच रहे हो 100 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, बट ये नीचे जा रहा है, कुछ ज्यादा फोर्स से जा रहा होगा, तुमसे खींच नहीं रहे, तो क्या हुआ, तुम इसे ऊपर खींच रहे हो लेकिन ये 5 मीटर नीचे खिसक गया। फोर्स कितना हो गया, ओ सॉरी वर्क कितना हो गया, वर्क क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना है तुम्हारा 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो तुम्हारा 5 मीटर का हो गया, कॉस थीटा कितना हो गया, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये रहा 180 डिग्री बाय स्ट्रेट लाइन। सो कॉस की वैल्यू क्या हो गई 180 डिग्री, ओ सॉरी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है भाई -1, ठीक है। तो यहाँ पे आके माइनस साइन आएगा एक, और 100 × 5 500 जूल। अब इस माइनस साइन का मतलब क्या है कि तुम काम तो करना चाह रहे थे बॉक्स के ऊपर, बॉक्स को ऊपर खींचना चाह रहे थे, लेकिन बॉक्स ने तुम्हारे ऊपर काम कर दिया, बॉक्स ने तुम्हें नीचे खींच दिया, ठीक है। सो वर्क डन नेगेटिव मतलब वर्क इज डन ऑन द बॉडी दैट इज अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। चलो ये तो हो गया वर्क के बारे में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हमारी इसके बारे में, पावर के बारे में। वर्क तो तभी करते हैं ना जब हमारा पावर होती है, पावर रेंजर्स एसपीडी। और देखो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव हुआ ना, तो ऐसे ही करके जब तुम किसी तुम्हें ऐसा रखूंगा, देखो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कंप्लीट साइकिल में वर्क डन कैसे 0 हो जाता है। टोटल वर्क डन, ठीक है, नेट वर्क डन। तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया कुछ, ठीक है, कुछ एफ फोर्स लगाया, ये स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस हो गया, यहाँ पे पहुंच गया, ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है। तुमने वर्क डन कितना करा, फोर्स कितना लगा रहे थे तुम, एफ लगा रहे थे, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना करा तुमने, कितना करा 5 मीटर का कर दिया, सपोज 5 मीटर, ओ सॉरी कुछ भी करा एस। अब देखो तुमने फोर्स इधर लगाया एफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर ही हुआ, तो एफ एस कॉस थीटा से हमारा एंगल देखो पैरेलल ही है, फोर्स भी इधर है डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो थीटा 0 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 में कब होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो फोर्स कितना हो जाएगा एफ एस के बराबर ही हो जाएगा। अब देखो जब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ऐसा नहीं होता जब तुम स्प्रिंग को दबाते हो तो वो बाहर खींचता है, तो अब क्या हुआ, इसने इस ब्लॉक को धक्का दिया, तुम फोर्स लगा ही रहे हो, इसने ब्लॉक को धक्का दिया, ब्लॉक वापस अपनी जगह में आ गया, ब्लॉक वापस कितना चला, डिस्प्लेसमेंट एस जितना अंदर गया था उतना वापस आया। अब देखो तुम तो फोर्स इधर लगा रहे थे लेकिन डिस्प्लेसमेंट पीछे हो गया, तो क्या हो गया वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, थीटा कितना है 180, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस एफ एस, दोनों को ऐड करो W1 प्लस W2 कितना हो गया एफ एस प्लस माइनस एफ एस प्लस माइनस माइनस एफ एस माइनस एफ एस 0। ऐसे हमारा नेटवर्क डन 0 हो जाता है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम इधर फोर्स लगाओ, तुमने वर्क डन कुछ करा तो हमेशा तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव मतलब माना ही जाएगा। भाई तुम पे उल्टा काम कर दिया किसी ने तो तुम्हें वापस धकेल दिया, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं पावर के बारे में। भाई किसी इंसान में कितनी पावर होती है तुम कैसे कैलकुलेट करते हो, जिस हिसाब से वो काम करता है उस हिसाब से तो पावर बताते हैं उसकी कि भाई इसमें बहुत जान है, बहुत पावर है इसमें, क्यों, क्योंकि ये काम फटाफट कर लेता है ना। सो वही फिजिक्स में भी डिफाइन करते हैं, पावर क्या होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कितनी देर में तुम वर्क कर रहे हो कोई काम, उसको पावर बोलते हैं। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब पावर की यूनिट क्या होगी, वर्क की यूनिट
अपॉन टाइम की यूनिट, जूल, वर्क यूनिट जूल अपॉन टाइम यूनिट सेकंड। इसको क्या बोलते हैं हम, वॉट। दूसरी यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर। गाड़ियों का पता होगा ना तुम्हें, BMW M5 है 550 या 500 समथिंग हॉर्स पावर, पुराने वाले की। नई वाली में तो खराब कर दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिक पावर मोटर लगा दी, बहुत भारी करती, चलती नहीं है। या BMW M340 है 372 हॉर्स पावर्स। चलो 372 ये ज्यादा है, कितनी है बताओ, कमेंट करके बताओ। M340i में नई वाली में कितनी हॉर्स पावर है। अभी हम बताते हैं एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होता है, ठीक है। 476, ओ सॉरी 746, पागल हो गया था भाई मैं, 746 वॉट, ठीक है। बस काफी है थ्योरी अभी तक के लिए। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद खत्म चैप्टर। नए चैप्टर के साथ आएंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते ना, वरना तो पता नहीं चलेगा भाई मैं कब पढ़ा दिया नया चैप्टर। वन न्यूमेरिकल, ये मेरा वो वाला क्वेश्चन आ गया। वन क्वेश्चन ऑल कॉन्सेप्ट, मतलब वर्क डन के लिए तुम्हारे, जब भी तुम अगली बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम ये वाला न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। वर्क डन पावर, वर्क डन बाय ग्रेविटी, सब खत्म। पहला पार्ट, वर्क डन बाय यू कितना, तुम यहाँ से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तुमसे वर्क डन कितना हो गया बताओ मुझे। अब इसमें पैरेलल डिस्प्लेसमेंट फोर्स, पैरेलल फोर्स, ये सब मत निकालना, फॉर्मूला पता है, Fs cos थीटा वही लगेगा हमेशा, हमेशा वही लगेगा, ठीक है। सो वर्क डन बाय यू कितना हो गया, वर्क डन क्या होता है, Fs cos थीटा। फोर्स कितना लगा रहे हो तुम, फोर्स कितना लगा रहे हो, 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो तुम्हारा, 5 मीटर। एंगल कितना है दोनों के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, 60 डिग्री। 100 इंटू 5 इंटू कॉस 60, 100 इंटू 5 इंटू कॉस 60 है 1/2 इक्वल टू 50 इंटू 5। 2 से 100 कटा, 50 जा, 55 जा, 250 क्या जूल, 250 जूल तुमने वर्क करा। दूसरा पार्ट, इस प्रोसेस में जो किया तुमने, टाइम लिया 10 सेकंड का। योर पावर, कितनी पावर है तुम्हारी, पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क कितना करा तुमने, 250 जूल का करा, बस थोड़ा सा वर्क करा। टाइम कितने लिया तुमने उसमें, 10 सेकंड। हाँ पावर कितनी है तुम्हारी, 225 वॉट, बस 25 वॉट के वजह से कितनी पावर है तुम्हारी, है इतनी कम। इससे ज्यादा तो तुम्हारे कमरे में लाइट होगी भी। चलो ये तो तुमने कर लिया वर्क डन बाय यू। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं थोड़ा सा, और पावर बाय ग्रेविटी देखते हैं, तुम्हारी पावर ज्यादा है ग्रेविटी की पावर ज्यादा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब देखो ग्रेविटी किधर लगती है किसी ऑब्जेक्ट में, मास है में, ग्रेविटी हमेशा लगती है नीचे, हमेशा नीचे लगती है ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, mg। यहाँ पे भी ग्रेविटी किधर लगती होगी, नीचे लग रही होगी कुछ, ठीक है, कुछ नीचे लग रही होगी ग्रेविटी यार। और उसका डिस्प्ले वैल्यू कितनी होगी, mg। अब मैंने मास और डब्बे का बताया नहीं कितना है, मास मान लो डब्बे का 10 किलो मान लो, तो mg की वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g। g की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं अभी, मैं मान रहा हूँ g की वैल्यू है अभी 10, ठीक है। तो 100 न्यूटन फोर्स ही हमारी ग्रेविटी नीचे लगा रही है। अब या तो मैं इसे वर्क डन इक्वल टू Fs cos थीटा से कर लूं, या मैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट से कर लूं। मैं क्या करूंगा, मैं फोर्स इनटू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट से पहले करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि Fs cos थीटा के बराबर है, ठीक है। चलो नीचे लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, ये है मेरा 5 मीटर, ये है मेरा 60,
इसमें कौन सी लूँ मैं, साइन कॉस टैन में क्या लूँ, साइन कॉस टैन में कौन सी वैल्यू निकालूँ, परपेंडिकुलर निकालना है मुझे, मुझे हाइपोटेन्यूज पता है और एंगल पता है। साइन क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ मुझे साइन लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ साइन 60 की वैल्यू ले लूंगा। साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पता नहीं है मुझे, परपेंडिकुलर क्या है मेरा पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 5 मीटर है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5√3/2। और फोर्स कितना है हमारा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है मेरा, ग्रेविटी का फोर्स कितना है 100 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा 5√3/2। तो मेरी टोटल वैल्यू क्या आ गई 50 इंटू 5√3 250√3। ये था हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, क्या सही है बताओ। अब मैंने निकाला यार, सही तो होगा ही ना, ऐसे बोल रहे होंगे तुम कि सर आपने निकाला सही तो होगा, नहीं गलत है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, दोनों के बीच में क्या है एंगल 180 डिग्री है ना, अपोजिट है ना भाई। सो वर्क डन हमारा यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इससे निकालते हैं एफ एस कॉस थीटा से सीधे सीधे। वर्क डन इक्वल टू फोर्स कितना है हमारा 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 5 मीटर, और ये कितना है कॉस कितना हो गया टोटल 60, ये था 90, ये हो गया 150। कॉस 150 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 150 इक्वल टू √3/2। सो 100 न्यूटन इंटू 5 मीटर इंटू √3/2। 2 से ये भी कटा 50 जा, फिर क्या आ गया 250√3, यही आ गई हमारी वैल्यू। सेम थी, इससे पहले भी 250√3 आया था। तो चलो, इतना बहुत क्या, बहुत से ज्यादा ही है भाई तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, इतना पढ़ लो काफी है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आई होंगी चीजें। समझ में आई होंगी तो कमेंट करके बता देना, और नहीं भी समझ में आए तो बता देना कहाँ पे समझ में नहीं आई, कल के लेक्चर में उसे तुम्हारा सही कर दूंगा मैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।